हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एल्डोरेडो। एल्डोरेडो उसके 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। और आज का हमारा तीसरा पार्ट होगा। हो सकता है इसके बाद भी एक पार्ट या 2 पार्ट आए, चूँकि ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है ना, तो इसीलिए हम लोग को 3-4 पार्ट में इसको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो 2 पार्ट आ चुके हैं, ये तीसरा होगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है वन हु गोज टूरिंग ऑन फुट। यहाँ से पढ़ना है क्योंकि इसके पहले की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं फॉर अम्यूजमेंट इवन इवर आफ्टर। फॉर अम्यूजमेंट इवर आफ्टर, यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया था सेकंड पार्ट में। अगर आपने सेकंड पार्ट देखा है तो, अगर नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिए, तभी आपको ये थर्ड पार्ट समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। तो आज हम लोग को पढ़ना है इसका थर्ड पार्ट। ओके, तो चलिए ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें कुछ वर्ड नए आपको मिलेंगे। और मैं बता दूं कि उनकी मैं मीनिंग भी बता दूंगा आपको, ऐसा नहीं कि मीनिंग नहीं बताऊंगा। तो 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ओके, अब ठीक है, अब चलिए। तो हम लोग को पढ़ना है कहाँ से, वन हु गोज टूरिंग ऑन फुट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। वन हु गोज टूरिंग ऑन फुट with a single volume in his knapsack reads with circumspection, pausing often to reflect and often laying the book down to contemplate the landscape or the prints in the inn parlor। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब इसमें देखिए कुछ वर्ड हैं जो मैं पहले आपको उसकी मीनिंग बता दूँ ना, फिर मैं थोड़ा सा इसकी समरी बता दूँ, फिर लाइन बाय लाइन बता दूंगा। तो पहले आप इसके कुछ वर्ड देख लीजिए। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर आया है टूरिंग, सॉरी, ये एक वर्ड है टूरिंग। टूरिंग माने होता है यात्रा करना या टूर जाना। जब आप किसी टूर पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसे कहते हैं टूरिंग। ओके, फिर एक दूसरा वर्ड है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम माने क्या होता है, पुस्तक, बुक। पहले आप मीनिंग जान लीजिए, फिर मैं इसको बताऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नैपसेक माने क्या होता है, बैग, कोई थैला जिसे आप अपने पीठ पर टांगते हैं पीछे, तो वो थैला होता है। तो बैग या थैला। नैपसेक माने, वॉल्यूम माने बुक, टूरिंग माने यात्रा करना या किसी टूर पे जाना। एक वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, सरकमस्पेक्शन। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो मैं उसको ब्रैकेट में कर देता हूँ। ये थोड़ा सा कट जा रहा है, हाँ अब सही है। सरकमस्पेक्शन, तो सरकमस्पेक्शन माने होता है एहतियात या सावधानी। क्या होता है दोस्तों, सरकमस्पेक्शन माने होता है एहतियात या सावधानी। और रिफ्लेक्ट माने भी होता है विचार करना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ओके, और एक वर्ड है कंटेम्पलेट, इसको भी देख लीजिए। ये कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट माने होता है, कंटेम्पलेट माने होता है विचार करना, देखना, ध्यान से देखना। ओके, कंटेम्पलेट माने क्या होता है, ध्यान से देखना। फिर एक वर्ड यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये लैंडस्केप। कौन सा वर्ड है, लैंडस्केप। लैंडस्केप माने होता है प्राकृतिक दृश्य। और प्रिंट माने तो आप जानते हैं, जो किताबों पर प्रिंट लिखा होता है, लेख लिखा होता है, छाप जिसे आप कहते हैं, मुहर। ओके, और इन पार्लर माने होता है कोई सराय जो रास्ते में ठहरने के लिए बनाया जाता है। इतना आप जान लीजिए पहले। टूरिंग माने टूर करना, यात्रा करना, वॉल्यूम माने बुक, नैपसेक माने कोई बैग या थैला, कंटेम्पलेट माने विचार करना, ध्यान से देखना, रिफ्लेक्ट माने भी विचार करना या प्रतिक्रिया व्यक्त करना, लैंडस्केप माने होता है प्राकृतिक दृश्य, इन पार्लर मतलब ठहराव स्थान। ओके, तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा मैं समरी बता, देखिए देर लगेगी लेकिन आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा समरी बता देता हूँ। जब आप कहीं अकेले टूर पर जा रहे हैं, मान लीजिए आपके साथ एक ही बुक है, एक ही बुक है, तो
चूँकि आप अकेले हैं, पैदल जा रहे हैं और उस बुक को आप पढ़ रहे हैं और आपका टाइम पास हो रहा है, तो आप उस बुक को एक ही बार में नहीं पढ़ लेंगे, मतलब थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे, बड़ी सावधानी से पढ़ेंगे, थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उसको रख देंगे, रुक जाएँगे, फिर इधर-उधर देखेंगे, प्राकृतिक दृश्य को देखेंगे, उस पर विचार करेंगे, फिर थोड़ी देर चल के फिर पढ़ेंगे उसको। मतलब अगर आप तुरंत उसको पढ़ के ख़त्म कर देंगे तो बाद में आपके पास पढ़ने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, तो आप बोरिंग महसूस करने लगेंगे। तो वही कह रहा है। अब यहाँ देखिए, वन हु गोज़ टूरिंग ऑन फुट, जब कोई व्यक्ति टूर पर जाता है, ऑन फुट का मतलब पैदल, पैरों से, यानी कि जब कोई व्यक्ति पैदल टूर पर जाता है या यात्रा करता है, विद ए सिंगल बुक, और उसके पास एक सिंगल बुक होती है। वॉल्यूम माने क्या होता है, बुक, विद ए सिंगल वॉल्यूम या विद ए सिंगल बुक, और उस व्यक्ति के पास जब कोई सिंगल बुक होता है, एक ही बुक है मान लीजिए, इन हिज नैपसेक, उसकी बैग में, उसके बैग में एक ही बुक है, रीड्स विथ सर्कमस्पेक्शन, तो उसे वो बड़े ध्यान से पढ़ता है, बड़े सावधानी से एहतियात बरतते हुए पढ़ता है। रीड्स पढ़ता है, विद सर्कमस्पेक्शन बड़ी सावधानी से, बड़ी एहतियात बरतते हुए। पॉजिंग रुक जाता है, पॉज मतलब रुक जाना, पॉजिंग रुक जाता है, ऑफन प्रायः मतलब बार बार वो रुक जाता है, टू रिफ्लेक्ट मतलब विचार करने के लिए। जब वो कोई चीज़ पढ़ता है बुक में तो उस पर विचार करने के लिए रुक जाता है, मतलब बुक बंद कर देता है और फिर सोचने लगता है कि ये क्या लिखा है, ये कहाँ से लिया गया, ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी वो विचार करता होगा। रिफ्लेक्ट मतलब विचार करने के लिए रुक जाता है। एंड ऑफन लेइंग, लेइंग मतलब रख देता है, द बुक डाउन, बुक को रख देता है कहाँ, डाउन मतलब नीचे, यानी कि बैग में रख देता है। वो जब कोई बुक उसके पास होती है, मान ली एक ही बुक है, एकमात्र बुक है और उसके बैग में है, तो उसे निकाल कर पढ़ता है, फिर कुछ देर बाद सोचेगा, समझेगा थोड़ा सा, उसको रख देगा। टू कंटेम्पलेट, टू कंटेम्पलेट माने देखता है, क्या देखता है, द लैंडस्केप, प्राकृतिक दृश्य को। अब वो प्राकृतिक दृश्य को देखने लगता है, बुक को रख करके बैग में इधर उधर देखेगा, प्राकृतिक दृश्य देखेगा, पेड़ पौधे देखेगा, पक्षी देखेगा, आसमान की तरफ देखेगा। मतलब वो नहीं चाहता है कि उसकी बुक समाप्त हो जाए, क्योंकि बुक अगर समाप्त हो गई तो फिर आगे वो कैसे इंटरटेन करेगा अपना, वो थकावट महसूस उसको होने लगेगी। पैदल चल रहा है, एक ही बुक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ता है और फिर उसको रख देता है, फिर इधर उधर देखने लगता है, विचार करने लगता है। तो कंटेम्पलेट मतलब देखने लगता है, द लैंडस्केप प्राकृतिक दृश्य को, और द प्रिंट्स या फिर प्रिंट्स को देखता है, बुक का प्रिंट्स ही देखेगा कि इसके लेखक कौन हैं, इसकी प्रिंटिंग कहाँ हुई, ये सारी चीज़ें देखने लगेगा। इन ए पार्लर, जब वो किसी पार्लर में बैठा होता है, पार्लर मीन्स इन पार्लर, देखिए इन का मतलब होता है सराय, INN, इन का मतलब सराय, और पार्लर मतलब ठहराव स्थान, जैसे रास्ते में सराय बनी होती हैं ठहरने के लिए, यात्रियों के लिए। कोई पैदल यात्री चल रहा है तो अगर वो रुकना चाहता है तो वहाँ रुक सकता है, थोड़ी सी अपनी थकान मिटा सकता है। तो उस इनमें वो बैठ करके इधर उधर देखेगा, प्राकृतिक दृश्य को या फिर प्रिंट्स को देखेगा, फिर वो बुक निकाल के पढ़ने लगेगा। ओके, फॉर ही फियर्स, क्योंकि ऐसा वो क्यों करता है, बुक को मतलब थोड़ा सा पढ़ के रख देता है, फिर इधर उधर देखने लगता है, विचार करने लगता है, ऐसा वो क्यों करता है, फॉर क्योंकि, ही फियर्स वो डरता है, टू कम टू एन एंड कि उसका वो एंड हो जाएगा, क्या, ऑफ इस इंटरटेनमेंट, उसका एंजॉय, उसका आनंद देने वाली जो प्रक्रिया है, जो बुक है, वो खत्म हो जाएगी। ही, देखिए कह रहा है, ही फियर्स टू कम टू एन एंड, मतलब उसका अंत हो जाएगा, आदमी का अंत नहीं, उस बुक का अंत हो जाएगा। उसे डर लगा रहता है कि कहीं बुक हमारी समाप्त ना हो जाए, ऑफ इस इंटरटेनमेंट, जिससे वो इंटरटेनमेंट करता है। एंड बी लेफ्ट कंपेनियनलेस, और वो अकेला छूट जाए। देखिए कंपेनियन लेस, कंपेनियन मतलब साथी, और लेस का मतलब रहित, यानी साथी रहित हो जाएगा। लेफ्ट का मतलब छूट जाएगा, यानी वो साथी रहित हो जाएगा, मीन्स उसके पास एक ही साथी है, कौन, उसका बुक। और जब उसका बुक समाप्त हो जाएगा तो किसको पढ़ेगा, किसके साथ में मतलब डिस्कस करेगा, अकेला रह जाएगा। ऑन द लास्ट स्टेजेस ऑफ हिज जर्नी, अपने जर्नी के अंतिम अवस्था में, यानी शुरुआत में तो पढ़ेगा,
लेकिन मान लीजिए जब पहुंचने वाला है 1-2 किलोमीटर बचा तो जो उसका वो है बुक समाप्त हो जाएगा तो बोरिंग महसूस करने लगेगा। तो वही कह रहा है कि कंपेनियन लेस हो जाऊंगा, अकेला हो जाऊंगा, बिना साथी के हो जाऊंगा। इसीलिए वो उसको क्या कर रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है। ओके, चले आगे। देखिए, ए यंग फेलो रिसेंटली फिनिश्ड द वर्क्स ऑफ थॉमस कार्लिल। देखिए, थॉमस कार्लिल एक लेखक हैं और वर्क्स यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसको देख लीजिए। वर्क्स, वर्क्स माने होता है रचनाएं। वर्क माने काम, लेकिन अगर उसमें यस लगा दिया आपने तो उसका तुरंत मीनिंग बदल जाएगा। रचनाएं, वर्क्स माने रचनाएं। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल देता है, जैसे ए यंग फेलो, एक नौयुवक है मान लीजिए, रिसेंटली फिनिश्ड, अभी हाल ही में उसने फिनिश किया है, द वर्क्स ऑफ थॉमस कार्लिल, थॉमस कार्लिल की रचनाओं को, यानी कि थॉमस कार्लिल की रचनाओं को पढ़ करके उसने समाप्त कर दिया। जितनी थॉमस कार्लिल की रचनाएं हैं उनको पढ़ करके उसने समाप्त कर दिया। वाइंडिंग अप मीन्स एकदम बंद कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। इफ वी रिमेंबर राइट with the 10 notebooks upon Frederick the Great. If we remember aright, यदि हमें याद हो, if we remember aright with the 10 notes, with the 10 notebooks upon Frederick the Great, और वो जो बुक है उसकी जिसको उसने पढ़ा है, इफ वी रिमेंबर, यदि हम याद करें मतलब अपने दिमाग पर जोर डालें, विद द 10 नोटबुक्स अपॉन फ्रेडरिक ग्रेट, तो वो जो 3 बुकें, मतलब सॉरी 3 नहीं, 10 मीन्स 10 बुकें हैं, वो किस पर बेस हैं? अपॉन फ्रेडरिक द ग्रेट। फ्रेडरिक द ग्रेट एक शासक है, ये शायद इंग्लैंड का या फिर स्पेन का शासक था, तो उसी के बारे में वो सारी जो पुस्तकें हैं थॉमस कार्लिल की वो लिखी गई हैं, तो उसको इसने पढ़ करके समाप्त कर दिया। ओके, कह रहा है कि इफ बी रिमेंबर, यदि राइट, यदि हम सही से उसको ध्यान से देखें, विथ 10 नोटबुक्स, तो 10 नोटबुक जो हैं अपॉन फ्रेडरिक द ग्रेट, वो फ्रेडरिक ग्रेट के ऊपर हैं, जिसको एक यंग फेलो ने अभी पढ़कर पूरा समाप्त कर दिया। ओके, व्हाट, क्या? क्राइड द यंग फेलो, यंग फेलो ने चिल्लाया, उसको आश्चर्यचकित हुआ। इन कंस्टर्नेशन, सॉरी, हाँ, कंस्टर्नेशन, इन कंस्टर्नेशन, इज देयर नो मोर कार्लिल, क्या आप कार्लिल की कोई रचनाएं नहीं है? वो आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है बड़ी चिंता से कि क्या अब कोई और रचनाएं नहीं है कार्लिल की? एक दो पुस्तक और नहीं जो मैं पढ़ूं? मतलब कार्लिल महोदय की जितनी भी पुस्तकें थीं, जितनी भी रचनाएं थीं, सब उस व्यक्ति ने पढ़ के समाप्त कर दिया। अब वो खुद सोच रहा है, परेशान है कि क्या कोई और पुस्तक नहीं, कोई और रचना नहीं कार्लिल की जिसे मैं पढ़ूं? मतलब अब उसको बोरिंग महसूस हो रहा है। एम आई लेफ्ट टू डेली पेपर्स, अब क्या मुझे डेली पेपर्स पढ़ना पड़ेगा? डेली पेपर्स मतलब जो दैनिक पेपर होता है, रोज़ हमारे घरों में आता है, दुकानों पर आता है, जो पेपर्स होता है, समाचार पत्र, क्या मैं इसे पढ़ूं? अब यही बचा है, एम आई लेफ्ट टू डेली पेपर्स, क्या मेरे लिए यही बचा है? लेफ्ट मतलब बचा, क्या मेरे लिए अब डेली पेपर्स ही बचा है और कुछ नहीं है? मतलब मैंने उसकी सारी किताबें ख़त्म कर दी। देखिए, अगर वो धीरे धीरे पढ़ता तो उसके पास रहता, और चूंकि इतनी इंटरेस्टिंग थी किताबें फ्रेडरिक द ग्रेट के ऊपर जो लिखी गई थी, वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि उसने पढ़कर एकदम समाप्त कर दिया जल्दी से, और अब है ही नहीं, तो सोच रहा है, वो सोच रहा है कि इज देयर नो मोर कार्लिल, क्या कार्लिल के और किताबें नहीं हैं? एम आई लेफ्ट टू द डेली पेपर्स, अब मुझे डेली पेपर्स ही पढ़ना पड़ेगा। ए मोर सेलिब्रेटेड इंस्टेंस, देखिए इंस्टेंस माने होता है, यहाँ पर अगर इंस्टेंस का मतलब आप जाने तो इंस्टेंस मीन्स होता है उदाहरण, एग्जाम्पल। ए मोर सेलिब्रेटेड इंस्टेंस, एक और अच्छा उदाहरण, इज है दैट ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के बारे में।
अब यहाँ पर लेखक एक और उदाहरण दे रहा है, वो बता रहा है कि भैया हमें कोई चीज़ बहुत जल्दी नहीं समाप्त कर देनी चाहिए। कुल मिलाकर कहता यही है। जैसे वो लोग अपने लक्ष्य के पीछे एकदम पड़े रहते हैं। मान लीजिए आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस तो बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ी ना मज़ा आएगा। मज़ा तो तभी आएगा ना जब आप रास्ते में होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे उसके आईएएस बनने के लिए। तो वही कह रहा कि कोई चीज़ सफलता पा लेने में वो खुशी नहीं मिलती जितनी कि हमें स्ट्रगल करने में मिलती है। वही वो कह रहा है कि जब आप बुक को पढ़कर एकदम समाप्त कर देंगे तो फिर इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। आप पढ़ रहे हैं तभी तक इंटरेस्ट है। ओके, तो वो यही समझाना चाह रहा है। उसने एक एग्जाम्पल यात्रा वाला दिया कि वो यात्रा में कैसे अपनी बुक धीरे धीरे पढ़ता है ताकि समाप्त ना हो। फिर यहाँ कार्लिल वाला दिया कि कार्लिल की बुकें उस यंग फेलो ने तुरंत पढ़कर समाप्त कर दी। फिर एक और उदाहरण दे रहा है कि अलेक्जेंडर जो शासक था, ये शायद अरे जिसे सिकंदर कहते हैं, शायद उसी को इंग्लिश में अलेक्जेंडर बोलते हैं। सिकंदर द ग्रेट जिसको बोलते हैं, जिसने भारत पर प्राचीन काल में आक्रमण किया था। तो वही कह रहा, ए मोर सेलिब्रेटेड इंस्टेंस इज दैट ऑफ अलेक्जेंडर। एक और अच्छा उदाहरण अलेक्जेंडर के बारे में है। क्या है? हु वेप्ट बिटरली, वो जोर जोर से रो रहा था। अलेक्जेंडर जो सिकंदर था वो जोर जोर से रो रहा था। क्यों रो रहा था? बिकॉज ही हैड नो मोर वर्ड्स टू सबड्यूस। सबड्यू मतलब जीतना। यहाँ एक वर्ड है, इसको देख लीजिए। सबड्यू मतलब होता है जीतना, क्योंकि उसने सारे क्षेत्रों को जीत लिया था, सारे वर्ल्ड को जीत लिया। हालांकि वो भारत को नहीं जीत पाया था। सच्चाई यही है कि वो भारत को भी नहीं जीत पाया था। लेकिन अभी यहाँ लिखा है कि चूंकि उसने सारे संसार को जीत लिया था तो उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं था जीतने के लिए, इसलिए वो रो रहा था फूट फूट कर। कह रहा है अलेक्जेंडर हु वेप्ट बिटरली, बहुत जोर जोर से रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। बिकॉज क्योंकि ही हैड नो मोर वर्ड्स, उसके पास कोई संसार नहीं था, कोई क्षेत्र नहीं था टू सबड्यू, जीतने के लिए। मतलब उसने सारे देशों को जीत लिया था, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में। अब कह दिया उनके हिसाब से जीत लिया था उसने, मुझे नहीं लगता जीता था। एंड वेन गिब्बन हैड फिनिश्ड, अब यहाँ एक और एग्जाम्पल दे रहा है गिब्बन नामक व्यक्ति का। एंड वेन गिब्बन हैड फिनिश्ड द डिक्लाइन एंड फॉल एक बुक है। तो जब गिब्बन ने फिनिश्ड कर दिया, गिब्बन ने फिनिश्ड कर दिया द डिक्लाइन एंड फॉल नामक बुक को, ही हैड ओनली फ्यू मोमेंट्स ऑफ जॉय। तो उस समय तो उसे थोड़ा सा मजा आया जब वो पढ़ रहा था, तो उसे वही कह रहा है ही हैड ओनली अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ जॉय, उसे थोड़ा सा मजा आया जब वो पढ़ रहा था। एंड इट वॉज विद ए सोबर मेलंकली, लेकिन बहुत ही उदास हो गया बाद में। इट वॉज विद ए सोबर मेलंकली, बाद में बहुत उदास हो गया। सोबर मेलंकली मीन्स बहुत ज़्यादा उदास हो गया, निराश हो गया। क्यों? दैट ही पार्टेड फ्रॉम हिज लेबर, क्योंकि अब उसके पास कोई काम ही नहीं था। ही पार्टेड, वो अलग हो गया, फ्रॉम हिज लेबर्स, अपने काम से। उसका काम क्या था? बुकों को पढ़ना। उसने बुक एकदम पढ़ के समाप्त कर दी। गिब्बन ने सारी बुकों को गिब्बन ने पढ़कर समाप्त कर दी। तो दैट ही पार्टेड, इसलिए वो अलग हो गया, फ्रॉम हिज लेबर्स, अपने काम से। मतलब अब उसके पास कोई काम ही नहीं था, वो निराश था कि अब मैं क्या करूं, मैंने सारी बुकें पढ़ ली हैं, अब मैं क्या करूं। ओके दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आया। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा समझाया और हो सकता है आपको टाइम भी ज़्यादा लगा हो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये लेसन ऐसा है ना, अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो फिर इसके वर्ड थोड़े अजीब हैं, इधर उधर सेंटेंस है, और सेंटेंस भी काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा समझा दिया हूँ आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। हैप्पीली वी ऑल शूट एट द मून विद ineffectual arrows, our hopes are set on inaccessible Eldorado, we come to an end of nothing here below, interests are only plucked up to show themselves again like mustard। देखिए, हैप्पीली, खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से, वी ऑल शूट, हम लोग शूट करते हैं, निशाना लगाते हैं, एट द मून, चंद्रमा पर, विद इनफेक्चुअल एरोज, बेकार तीर से, निष्फल तीर से,
हमारा लोग का लक्ष्य कहाँ होता है? सीधे चंद्रमा पर पहुंचने की लक्ष्य होता है। हम लोग सीधे बड़े गोल टारगेट करते हैं। समझिए, अभी आगे समझ में आएगा, पहले इतना आप समझिए। हमारा लोग का टारगेट कहाँ होता है? सीधे चंद्रमा पर। बी कह रहा हैप्पीली, खुशी पूर्वक, खुशी से, प्रसन्नता से। बी ऑल शूट, हम सभी लोग शूट करते हैं, निशाना लगाते हैं। एट द मून, चंद्रमा की ओर या चंद्रमा पर। विद के साथ या से। इनफेक्चुअल एरोज, इनफेक्चुअल माने होता है निष्फल या बेकार। ओके, एरोज मतलब तीर, बेकार तीर से निशाना लगाते हैं। अब कैसे, आगे देखिए। आवर होप्स आर सेट ऑन द इनएक्सेसिबल एल्डोरेडो, हमारी जो आशाएं हैं, आवर होप्स, हमारी आशाएं, आर सेट, वो सेट हो चुकी हैं, ऑन इनएक्सेसिबल एल्डोरेडो। देखिए कह रहा है इनएक्सेसिबल मीन्स होता है जिस जहां जाया ना जा सके, जहां पर पहुंचा ना जा सके, उसे करें इनएक्सेसिबल। ओके, एक्सेसिबल मीन्स जहां पर पहुंचा जा सके, गम्य। और इनएक्सेसिबल मीन्स जहां पर पहुंचा ना जा सके, जिसे अगम्य कहते हैं। तो हम कहाँ निशाना लगाते हैं? अवर होप्स आर सेट, हमारी आशाएं कहाँ पर हैं, कहाँ सेट हैं? ऑन इनएक्सेसिबल एल्डोरेडो, ना पहुंचने लायक एल्डोरेडो पर। एल्डोरेडो पर हमारा जो हमारा आशा है वो कहाँ टिका है? एल्डोरेडो मतलब स्वर्ण भूमि पर, सोने की भूमि को, जो होती ही नहीं। एल्डोरेडो पर हमने अपना दिमाग एकदम लगा दिया है कि हमें वही प्राप्त करना है, और वो वास्तव में एल्डोरेडो होता ही नहीं। अगर मैंने शुरुआत में बताया कि एल्डोरेडो क्या था? एक काल्पनिक स्वर्ण भूमि। तो हम लोग निशाना तो लगाते हैं चंद्रमा की ओर, लेकिन बेकार तीर से, मतलब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वास्तव में कोई ऐसी चीज ही नहीं है एल्डोरेडो नाम की। हम अपनी आशाएं वहां पर टिका देते हैं कि हमें एल्डोरेडो प्राप्त करना है, मतलब सबसे अच्छी चीजें हमें कहने का मतलब ये है कि हम, देखिए इस लाइन का सेंस दूसरा है, यहाँ लिखा दूसरा है। देखिए इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि सारी चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एल्डोरेडो मतलब स्वर्णभूमि, यानी सारी चीजों को, बड़ी से बड़ी चीज, सब कुछ पा लेना चाहते हैं, जो कि असंभव है। कहने का मतलब ये है। तो हम लोग अपनी आशाएं कहाँ टिका देते हैं, कहाँ सेट कर देते हैं? ना पहुंचने लायक एल्डोरेडो पर। ओके, बी कम टू एन एंड, हमारा अंत हो जाता है। बी कम, हम आते हैं, टू एन एंड, अंतिम पर, समाप्ति पर, समापन पर, यानी कि हमारा अंत हो जाता है। ऑफ नथिंग हियर बिलो, और हमें कुछ प्राप्त भी नहीं होता। मतलब हम इच्छाएं करते रहते हैं, इच्छाएं हमारी कभी पूरी नहीं होंगी। इच्छाएं हम मरते दम तक करते रहेंगे, और हम मर जाएंगे, लेकिन हम पूरी इच्छाएं अपनी नहीं कर पाएंगे, पूरी इच्छाएं नहीं कर पाएंगे। आदमी जब तक जीता है तब तक वो कुछ ना कुछ उम्मीद लगाए रहता है कि ये करना है, वो करना भी, ये बचा है, वो बचा है, और वो मर जाता है। वही कह रहा है कि बी कम टू एन एंड, हमारा अंत हो जाता है यही सोचते सोचते। ऑफ नथिंग हियर बिलो, और फिर हमें यहाँ कुछ मिलता नहीं है। फिर आगे कह रहा है इंटरेस्ट आर ओनली प्लक्ड अप टू सो देमसेल्व्स अगेन लाइक मस्टर्ड। मस्टर्ड माने सरसों। इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट है, हमारी रुचि है, वो किस में है? आर ओनली प्लक्ड अप, तोड़ने में। प्लक्ड का मतलब तोड़ना, प्लक्ड अप तोड़ने में, टू सो बोने में, देमसेल्व्स अगेन उनको दोबारा, लाइक मस्टर्ड जैसे सरसों को। जैसे सरसों हम लोग काटते हैं, फिर उसके बीज निकालते हैं, फिर उसको बोते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी आशाएं हैं, हमारा लक्ष्य है। हम एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, फिर दूसरे की ओर अपना लक्ष्य बना लेते हैं। मतलब एक हमने काटा, यानी एक फसल हमने प्राप्त कर ली काट करके, यानी कि एक लक्ष्य अपना प्राप्त कर लिया। फिर कह रहा टू शो देमसेल्व्स अगेन, लेकिन फिर हमने दूसरा लक्ष्य साध लिया, दूसरी उम्मीद पाल ली अपने दिमाग में, यानी हमने दोबारा बो दिया। कहने का मतलब ये है, लाइक मस्टर्ड जैसे सरसों की तरह। ओके,
यानी जब हम एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो दूसरा लक्ष्य हमारे दिमाग में खुद आ जाता है। हम एसपी बने तो कमिश्नर बनने का लक्ष्य हमारे दिमाग में फिर आ गया। ओके, हम विधायक बने तो अब हम सांसद बनने के दौर में आ गए। सांसद बने, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री। ऐसे ऐसे हमारी आशाएं जो हैं वो आगे बढ़ती रहती हैं। ओके, फिर कह रहा है यू, अब देखिए आगे की लाइनें अच्छी हैं और बहुत ही अच्छी हैं अगर आप देखेंगे सही से। देखिए, यू वुड थिंक when the child was born there would be an end to trouble। आप क्या सोचते हैं? देखिए, when the child was born, इसको पहले पढ़ना है, चूंकि मैंने बताया कि ये दो कॉमा के बीच में है। दो कॉमा के बीच में जो सेंटेंस रहता है उसको हमें पहले पढ़ना पड़ता है। ये मैंने कई वीडियो में बताए हैं आपको, कई लेक्चर मैंने मतलब जो भी वीडियो बनाए हैं उनमें हर जगह जहाँ जहाँ ये आया है मैंने बताया है कि जो दो कॉमा के बीच में रहे उसको पहले पढ़ लो, फिर आप शुरुआत कीजिए। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। When the child was born, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, छोटे बच्चे का, नवजात शिशु का जन्म होता है, you would think, तो आप सोचते हैं, there would be an end to trouble। trouble means समस्याएं, प्रॉब्लम। there would be an end to trouble, तो आप सोचते हैं कि सारी समस्याएं समाप्त हो गई। एंड का मतलब समाप्त होना। जब किसी, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, कहते हैं हमारे पास धन दौलत शोहरत सब कुछ है, बस एक बेटा नहीं, एक पुत्र नहीं है, भगवान पुत्र दे देता, पुत्री दे देता तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाती। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन कह रहा है कि व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न, जब बच्चे का जन्म होता है, यू वुड थिंक, तो तुम यही सोचते हो, देयर वुड बी एन एंड टू ट्रबल, कि आपकी समस्याओं का अंत हो गया है, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। क्या आप यही सोचते हो? नहीं, समस्या तो अब शुरू हुई है। एंड येट इट इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ फ्रेश एंग्जाइटीज। फ्रेश मतलब ताजा, नया, एंग्जाइटीज मीन चिंता। इट इज ओनली द बिगिनिंग, ये तो शुरुआत है, ऑफ फ्रेश एंग्जाइटीज। फ्रेश एंग्जाइटीज मीन्स नए समस्याओं की, नए चिंताओं की, ये शुरुआत है। जब आपके घर में किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो आपकी समस्याएं समाप्त नहीं होती, बल्कि ये नई चिंताओं की शुरुआत होती हैं, नई समस्याओं की शुरुआत होती है। कैसे? देखिए, एंड व्हेन यू हैव सीन इट थ्रू इट्स टीथिंग। आप क्या सोचते हैं पहले? कि अभी हमारे बच्चे के दांत नहीं आए हैं, चिंताएं शुरू हो गई। पैदा हुआ 3 महीने 4 महीने हुए, अरे अभी तो हमारे बेटे के दांत भी नहीं आए हैं। अब फिर आप दवा कराने लगेंगे कि दांत क्यों नहीं आ रहे, तो यही चिंताएं हैं। वेन यू हैव सीन, जब आप देखोगे, इट थ्रू इट्स टीथिंग, उसके दांत को, टीथिंग, टीथ माने दांत, आप उसके दांत को देखेंगे, तभी से आपकी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। एंड इट्स एजुकेशन, फिर उसके जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी शिक्षा के बारे में सोचेंगे कि उसे किस स्कूल में लिखाएं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं कि हिंदी मीडियम में पढ़ाएं, घर पर पढ़ता है, क्या करता है, मतलब सारी चिंताएं धीरे धीरे आपके पास आने लगेंगी। एंड एट लास्ट इट्स मैरिज, और अंत में जब आपका लड़का बड़ा हो गया तो तब आपके पास क्या समस्या होगी? उसकी शादी के बारे में। एक अच्छी लड़की मिले, एक अच्छा लड़का मिले, इसकी शादी करें, मतलब समस्याओं से आप घिर जाएंगे जब आपके घर में कोई शिशु पैदा होता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि बस अब तो हमारी सारी समस्याएं हल हो गई। ओके, अलास, दुख व्यक्त करता है कि समस्याएं अभी समाप्त नहीं, अब तो समस्याएं शुरू हुई हैं। इट इज ओनली टू, कह रहा इट इज ओनली टू हैव ए न्यू फेस। एक नया डर आपके अंदर आ जाता है कि अब हमारा लड़का बड़ा हो गया है, अब शादी करेंगे तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, मतलब एक नया डर आपके अंदर आ जाता है। न्यू क्वेरिंग सेंसिबिलिटीज, और आपकी भावनाएं कांपने लगती हैं। क्वेरिंग मतलब कंपकपाहट, सेंसिबिलिटीज मीन्स आपकी भावनाएं, संवेग, आपके अंदर एक कह सकते हैं कि कंपकपाहट आने लगती है।
आप सोचने लगते हैं विद एवरी डे, प्रत्येक दिन आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार आता रहता है अपने पुत्र से रिलेटेड कि ये तो बड़ा हो गया, या पुत्री है मान लीजिए तो शादी करने के लायक हो गई, कहीं अच्छा रिश्ता देखा जाए। तो ये सारी चीज़ें एवरीडे मीन्स प्रत्येक दिन आपके साथ होती रहती हैं। एंड द हेल्थ ऑफ योर चिल्ड्रन ग्रोज एज टचिंग ए कंसर्न एज दैट ऑफ योर ओन। और मान लीजिए शादी हो गई और आपके बच्चे के भी बच्चे हो गए, कह रहा है कि द हेल्थ ऑफ योर चिल्ड्रन, बच्चों के बच्चे के स्वास्थ्य, अपने बच्चों के बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में ग्रोज, जब वो बड़ा होता है आपका मतलब बच्चे का बच्चा जब वो ग्रो करता है एज टचिंग, तो उतना ही टच आपको होता है, मीन्स उतना ही लगाव उससे होता है एक कंसर्न और चिंता, कंसर्न का मतलब चिंता, एज दैट ऑफ योर ओन, जैसा कि आप खुद के अपने बेटे से करते हैं। जब कहने का मतलब ये है जब आपके बेटे का बेटा होता है, मतलब नाती पोता जिसे कहते हैं, तो जब आपके पुत्र को पुत्र होता है तो आप उसके स्वास्थ्य को लेकर उतना ही लगाव रखते हैं, उतना ही चिंतित होते हैं जितना कि आपके खुद के बेटों को लेकर आप करते हैं। जितना आप खुद के पुत्र से लगाव करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहती हैं, उतना ही आप अपने पुत्र के पुत्र की चिंताएं भी करने लगते हैं। वही कह रहा है यहां पर एंड द हेल्थ ऑफ योर चिल्ड्रन ग्रोज एज टचिंग ए कंसर्न एज दैट ऑफ योर ओन। ओके, फिर आगे देखिए, अगेन फिर दोबारा यहाँ ये अगेन यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको देख लीजिए आप, नहीं तो आप भूल जाएंगे। अगेन दोबारा एक और एग्जांपल देता है, व्हेन यू हैव मैरिड योर वाइफ, जब आप किसी लड़की से शादी करते हैं, किसी लड़की को अपनी पत्नी बना लेते हैं, वही कह रहा है व्हेन यू हैव मैरिड योर वाइफ, जब आप अपनी पत्नी से शादी करते हैं, मीन्स किसी लड़की से शादी करते हैं। भाई पत्नी से कौन शादी करेगा, मीन्स जब आप किसी लड़की को अपनी पत्नी बना लेते हैं तब यू वुड थिंक यू आर गॉट अपॉन ए हिल टॉप, यू वुड थिंक, तो आप सोचते हैं यू आर गॉट, आपने पा लिया है, अपॉन ए हिल टॉप, हिल टॉप मीन्स एक बड़ा मुकाम, लक्ष्य, बहुत बड़ी चीज, हिल टॉप मीन्स बहुत बड़ी चीज, उपलब्धि। जब आप की शादी होती है किसी लड़की से तो आप क्या सोचते हैं कि हमने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, बहुत बड़ी चीज हमने हासिल कर ली। एंड माइट बिगिन टू डाउनवर्ड, कह रहा एंड माइट बिगिन टू गो डाउनवर्ड बाय एन इजी स्लोप, और सोचते हैं कि अब मुझे तो डाउनवर्ड जाना है, नीचे, बाय एन इजी स्लोप, एक आसान ढलान से। मतलब जब आपकी शादी होती है तो आप सोचते हैं कि मैं हिल टॉप पर पहुंच गया हूं, एक पहाड़ी की चोटी पर, यानी उपलब्धि प्राप्त कर ली। पहाड़ी की चोटी, यहाँ पर देखिए वर्ड का सेंस तो पहाड़ी की चोटी है यहाँ पर जो लाइन में लिखा है, लेकिन हमको सोचना कुछ अलग है। तो जब आपकी शादी होती तो आप सोचते हैं हम हिल टॉप पर पहुंच गए, पहाड़ की चोटी पर, और अब मुझे आराम से नीचे उतरना है, अब कोई ऊपर कोई चीज बचा ही नहीं। आप यही तो सोचते हैं कि शादी हो गई अब क्या है। एंड माइट बिगिन, और शुरू कर देते हैं, टू गो, जाना, डाउनवर्ड, नीचे, बाई एन इजी स्लॉप, स्लॉप मतलब ढाल, एक आसान ढाल से। आप सोचते हैं कि अब कुछ नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर लिया, शादी हो गई, अब सारी समस्याएं खत्म हो गई, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं, मतलब आप नीचे जाने लगते हैं, स्लॉप ढाल पर, सोचते हैं अब ऊंचा कुछ है ही नहीं, हमने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। बट यू हैव ओनली एंडेड कोर्टिंग टू बिगिन मैरिज, आप क्या सोचते हैं कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो गई? नहीं,
कह रहा बट यू हैव ओनली एंडेड, आपने केवल समाप्त किया है क्या, कोर्टिंग, सर्च करना, कोर्टिंग मतलब सर्च करना, टू बिगिन मैरिज, शादी की शुरुआत, यानी टू बिगिन मैरिज। अब इसको समझिए इस लाइन को, जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, आप उतरने नहीं लगते, अभी तो आपको बहुत दूर तक चढ़ना है। कैसे, जब आपकी शादी हुई तो आपने सिर्फ एक चीज समाप्त किया है, क्या, कि जो शादी की प्रक्रिया है, यानी जो अपने प्यार को आप सर्च करते हैं, जैसे सभी लोग जीवन साथी चुनते हैं, कह रहा है कोर्टिंग टू बिगिन मैरिज, मैरिज की जो शुरुआत होती है, बिगिन मीन शुरुआत, उसको सर्च करना, ये वाली प्रक्रिया आपने समाप्त कर दी। मतलब अब आपको अपने प्यार को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अभी आपने क्या समाप्त किया है, सिर्फ अपने प्यार को खोजने की, सर्च करने की प्रक्रिया जो थी वो समाप्त किया, मतलब आपका प्यार आपको मिल गया। शादी की प्रक्रिया भी नहीं संपन्न हुई, शादी की प्रक्रिया तो बहुत लंबी चलती रहती है, जब तक जीवन है तब तक वो आपका साथ निभाएगी। अभी तो आपने सिर्फ अपने प्यार को खोजने में सफलता प्राप्त की, मतलब आपकी वो पत्नी बन गई। ओके, वही कह रहा है बट यू हैव ओनली एंडेड, आपने केवल क्या समाप्त किया है, कोर्टिंग, सर्च करना, टू बिगिन मैरिज, अपने लव को, अपने मैरिज को, यानी अभी आपने केवल शादी किया है। अभी जो शादी की प्रक्रिया है बहुत लंबी जाएगी। कैसे, फॉलिंग इन लव, प्यार होना, एंड विनिंग लव, और प्यार को जीतना, आर ऑफन डिफिकल्ट, ये बड़ी ही डिफिकल्ट चीज़ है, वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत कठिन काम है। टू ओवर बियरिंग एंड रेबिलस, टू ओवर बियरिंग एंड रेबिलियस स्पिरिट, रेबिलियस लिखा हुआ है, रेबिलियस मतलब विद्रोही व्यक्ति, जो विद्रोह करते हैं, क्रांति करते हैं। ओवर बियरिंग का मतलब अभिमानी, स्पिरिट मतलब यहाँ पर व्यक्ति, जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं या विद्रोही व्यक्ति होते हैं, उनके लिए प्यार करना और प्यार को जीतना बड़ा ही कठिन काम है। ना तो किसी से प्यार करते हैं, ना तो आप उनको प्यार में जीत सकते हैं। जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं, जो मतलब विद्रोही व्यक्ति होते हैं, अभिमानी व्यक्ति होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, वो जल्दी प्यार में नहीं पड़ते। यही कह रहा है कि फॉलिंग इन लव, प्यार में गिरना यानी प्यार करना, एंड विनिंग लव, और प्यार जीतना, आर ऑफन वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये बहुत ही कठिन काम है। टू, किसके लिए, टू ओवरवियरिंग, अभिमानी, एंड रेबिलियस स्पिरिट, और विद्रोही व्यक्तियों के लिए। बट लेकिन, टू कीप इन लव, प्यार बनाए रखना, मान लीजिए किसी से आपको प्यार हो ही गया तो प्यार को बनाए रखना, टू कीप इन लव, प्यार को बनाए रखना, इज आल्सो, है, ए बिजनेस ऑफ सम इम्पोर्टेंस, बड़ा ही महत्वपूर्ण बिजनेस है, बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है। बिजनेस मीन्स यहाँ पर काम, टास्क, मतलब प्यार को बनाए रखना बहुत ही कठिन काम है। मान लीजिए आपसे किसी की शादी हो गई तो उसके साथ शादी की जो रस्म है वो तो पूरी हो गई, मीन्स पत्नी आपकी बन गई, लेकिन जीवन भर उसके साथ प्यार बनाए रखना ये कठिन काम है। वही कह रहा है बट टू कीप, बनाए रखना, इन लव, प्यार, इज, है, आल्सो भी, ए बिजनेस, एक व्यापार, ऑफ सम इम्पोर्टेंस, कुछ महत्व का। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्यार को बनाए रखने वाली प्रक्रिया है ये थोड़ी कठिन है। टू विच, जिसको, बोथ, दोनों, मैन एंड वाइफ, यानी कि पति और पत्नी, मस्ट ब्रिंग काइंडनेस एंड गुडविल, यानी कि दयालुता से और सद्भावना से कर सकते हैं। अगर वो प्यार बनाना चाहते हैं, जीवन भर एक दूसरे के रहना चाहते हैं, तो इसमें पति और पत्नी दोनों की काइंडनेस होनी चाहिए, यानी कि दयालुता होनी चाहिए, एंड गुडविल, सद्भावना होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, नहीं तो प्यार टूट जाता है। वही कह रहा है कि शादी करना बहुत बड़ी बात नहीं, शादी जीवन भर उसको निभाए रखना ये बड़ी बात है, प्यार करते रहना जीवन भर ये बहुत बड़ी बात है। और ये कब होता है, जब दोनों पति पत्नी अपने अंदर दयालुता के और
गुडविल वाले सेंस यानी भाव रखें, सद्भाव रखें और दयालुता के विचार अपने अंदर रखें। ब्रिंग, देखिए कह रहा कि टू विच, जिसको बोथ दोनों, मैन एंड वाइफ, पति और पत्नी दोनों, मस्ट ब्रिंग, लाना चाहिए। मस्ट का मतलब चाहिए, ब्रिंग का मतलब लाना। पति और पत्नी दोनों को लाना चाहिए, क्या लाना चाहिए? काइंडनेस, दयालुता, एंड गुडविल और सद्भावना। मतलब पति और पत्नी जब दोनों के अंदर दया भावना होगी, दयालुता होगी, अच्छी भावना होगी, तभी ये प्यार बना रहेगा। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसको हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।